जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मृदा। आज हम मिट्टी के बारे में बातें करेंगे। तो मिट्टी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मृदा, क्योंकि यूपी पीसीएस में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल तो नहीं कह सकता बट अल्टरनेट क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। अभी तक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सॉइल से रिलेटेड पूछे गए, एक तो सॉइल प्रोफाइल जो कि जीएस पेपर फर्स्ट में आता है, और एक आपका सॉइल इरोजन यूपी के कॉन्टेक्स्ट में सॉइल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो कि जीएस 6 में आ जाएगा। तो जीएस फर्स्ट में जो ज्योग्राफी का पार्ट मेंस में है, और जीएस 6 में मेंस में जो ये ज्योग्राफी का पार्ट है यूपी स्पेशल वाला, उन दोनों में ये क्वेश्चन बनता है और इसको कहीं ना कहीं डायमेंशंस में पूछा है या पूछेगा। क्वेश्चन था सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड या सॉइल होराइजन से रिलेटेड, बट उसी से संबंधित और भी टॉपिक्स हैं सॉइल में, तो हमने कोशिश किया कि उससे रिलेवेंट टॉपिक, कि हो सकता है कि एक बार अगर सॉइल होराइजन या प्रोफाइल पूछा है तो फ्यूचर में कहीं सॉइल फॉर्मेशन ना पूछ ले। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि सॉइल टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया या टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन उत्तर प्रदेश, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो भारत की जो भी मृदा की वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनके बारे में आपको जानना होगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो भी मृदा के प्रकार या टाइप्स हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन ये जो टॉपिक्स है ये आपका ओनली स्पेशल यूपी से स्पेसिफिक होकर के ही पूछेगा। सॉइल इरोजन का सॉल्यूशन क्या है, रिक्लेमेशन कैसे करेंगे, या सॉइल इरोजन की जो समस्या है, सॉइल कंजर्वेशन, उसके समाधान। तो सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल रिक्लेमेशन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सॉइल रिकल्मिनेशन के लिए या सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं, या गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए हम इसको 3 मार्क्स लगा देते हैं कि मतलब आपको अलग अलग मल्टीपल डायमेंशन से सॉइल को कैचअप करना ही करना है। आज हम उसी संबंध में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में दो टॉपिक्स पे ही बनली डिस्कस करेंगे। एक तो सॉइल फॉर्मेशन और दूसरा आपका सॉइल होराइजन या सॉइल प्रोफाइल। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सॉइल? सॉइल क्या है, मृदा क्या है? मृदा अर्थ सरफेस पे ऊपर की लेयर जो कि लूज है, अनकॉन्सोलिडेटेड है, वो रॉक से बनी हुई है, लूज मटेरियल है, प्लांट्स की ग्रोथ में सपोर्टिव और सहायक होती है, उसी को हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी क्या है? अर्थ सरफेस पे या पृथ्वी की ऊपरी जो क्रस्ट है उसका ऊपरी वाली लेयर जो कि अनकॉन्सोलिडेटेड है, अनसीमेंटेड है, लूज है, मिनरल्स, बायोटिक्स, अबायोटिक्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इस तरह के कंपोनेंट्स की वो बनी हुई है। ये ऊपरी लेयर प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, बिना इसके प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो सकता। इस ऊपरी लेयर को हम सॉइल या मृदा कहते हैं। तो टेक्निकल उसमें आपको डिफाइन करना होगा कोई चीज, ऐसे नहीं कि मिट्टी का मतलब कि जो ऊपरी लेयर जिसमें पेड़ उगाते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हमको डिफाइन करना होगा टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में। कोई भी चीज अगर आपको यूपी पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम देने हैं तो टेक्निकल वे में कोई चीज आपको लेना है, टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो। ठीक है, तो सॉइल क्या है, देखिए, टॉप मोस्ट अनकॉन्सोलिडेटेड यानी कि लूज नेचुरल सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ सरफेस containing living and non-living या dead matters that supporting the plants। मृदा क्या है? अर्थ सरफेस के ऊपर एक पतली सी लेयर जो कि लिविंग, नॉन लिविंग, डेड, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना हुआ है। ये लूज है, अनकॉन्सोलिडेटेड है, ये नेचुरल सब्सटेंस, इसी को हम मिट्टी या मृदा कहते हैं।
देखिए यहां पे क्या है कि कंटेनिंग लिविंग एंड डेड मैटर्स, मैंने दो ही वर्ड ओनली यूज किए कि लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है। बट उसको अगर हम एक्सप्लेन करते करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग जो कि सॉइल में पाई जाती हैं कंटेंट या कंपोनेंट्स, तो वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि सॉइल कंटेंट्स, तो उसी को मैंने एक डायग्राम या एक तरह से चार्ट क्रिएट किया है, फ्लो चार्ट टाइप। तो सॉइल कंटेंट्स सॉलिड लिक्विड गैसेस, सॉइल में क्या होता है, सॉलिड का बना होता है या सॉइल, या गैस उसमें हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है, लिविंग कंपोनेंट्स हो सकता है यानी कि आपका बायोटिक, नॉन लिविंग यानी कि अबायोटिक। ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का बना हो सकता है सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज कंपोनेंट्स यानी कि ऑल टुगेदर मिक्स्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म्ड बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस, अब सॉलिड दो तरह का हो सकता है, आपका अबायोटिक एंड बायोटिक हो सकता है। ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, बनाए गए हैं किसके द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, या तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा या आपका जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। अब बायोलॉजिकल फिजिकल केमिकल प्रोसेस के द्वारा सॉइल का मतलब की फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है वो कितने तरह के हो सकते हैं, वेदरिंग, ट्रांसलोकेशन, बायोडिकम्पोजिशन एंड ग्लेइंग, ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस हैं। सॉइल को बनाने में क्या क्या प्रोसेस अप्लाई होता है, वेदरिंग, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, आपका बायोडिकम्पोजिशन एंड ग्लेइंग। वेदरिंग क्या है, लूजनिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द रॉक at its own place या in situ unconsolidation of upper layer of the rocks, that is weathering। चट्टान के ऊपरी लेयर जो कि टुकड़े टुकड़े में उसी जगह टूट जाए उसको वेदरिंग कहते हैं। ट्रांसलोकेशन, जब चट्टान का कोई हिस्सा, कोई अंश, कोई पार्टिकल, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड किसी भी फॉर्म में, वो मूव करे, कभी वो नीचे की तरफ चला जाता है यानी कि वर्टिकल, और कभी ये नीचे से ऊपर भी आ सकता है, तो इसीलिए ट्रांसलोकेशन मैंने कहा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। वर्टिकल में आपका जो है ऊपर से नीचे कोई चीज चला जाए और नीचे से ऊपर आ जाए, तो ट्रांसलोकेशन ये आपका प्रोसेस हो गया। बायोडिकम्पोजिशन का मतलब कि जब कोई सड़े गले, बायोटिक कंपोनेंट। ग्लेइंग का मतलब कि जब कोई चीज ऑक्सीजन के एब्सेंस में पानी में सड़े, यानी वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, और उसके बाद जब वो पानी में जब कोई चीज डिकम्पोज होता है, सड़ता गलता है, तो उसको ग्लेइंग कहते हैं। तो ये प्रोसेसेस हैं, इस प्रोसेस के आधार पे इस तरह के कंपोनेंट्स का मिल करके फॉर्मेशन करना ही सॉइल कहलाता है, ठीक। देखिए ये जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। इसमें सॉलिड मटेरियल सॉइल में दो तरह का हो सकता है, एक आपका मिनरल हो सकता है सॉलिड कंपोनेंट, एक आपका ह्यूमस हो सकता है। मिनरल या ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, उससे जो कंटेंट आपको मिलेगा उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट से जो भी मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट निकले, जो भी आपका लेफ्ट आउट मटेरियल हो बायोटिक कंपोनेंट का, वो ह्यूमस होता है, और नॉन बायोटिक का वो मिनरल होता है। वेदरिंग एंड बायोडिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। ये सारे के सारे मैटर क्या है, वेदर्ड होते हैं या डिकम्पोज होते हैं। कौन, मिनरल और ह्यूमस, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, एनिमल के द्वारा भी हो सकते हैं। देखिए लिक्विड में क्या है कि जो सॉइल है उसके जो कण हैं उसमें स्पेस होता है, तो उसी को पोर कहते हैं। तो पोर में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है वो भी आधार करती है सॉइल की क्वालिटी का। तो लिक्विड में देखिए क्या है कि पोर्स यानी इम्पिटी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पोर क्या होता है, इम्पिटी स्पेसेस ऑफ बिटवीन द पार्टिकल। सॉइल के जो कण होते हैं उसके जो है बीच की जो इस जगह है वहां कितना वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है। अगर जगह एकदम नहीं है
तो यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होगा। जगह बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब कि वाटर नीचे की तरफ परकोलेट करके चला जाएगा। जगह अगर मॉडरेट लेवल पे है, एवरेज लेवल पे है, तो वाटर उसी हिसाब से उसमें रिटेन करेगा। कंपैक्ट जैसे कि रॉक है, इतना ज्यादा कंपैक्ट होते, उसके कण आपस में मिले होते हैं कि उसमें पोर्स नहीं होते, उसमें इम्पटी स्पेसेस नहीं होते हैं कण के बीच बीच में, कंपैक्ट रॉक में। इसीलिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रॉक की नहीं होती और रॉक में कोई प्लांट्स उग नहीं सकता। किसी चट्टान में, पत्थर में कहते हैं दूब नहीं उगता, तो पत्थर में दूब क्यों नहीं उगता? एक मिसाल बोलते हैं लोग, पत्थर में दूब ना उगने के कारण कि जो पत्थर है, स्टोन है, उसकी जो कण है, जो उसके बाद के पार्टिकल्स हैं, उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपैक्ट है, कंसोलिडेटेड है। जो कंपैक्ट होगा तो उसमें खाली जगह नहीं होगी, जिसके कारण उसमें पानी जा नहीं सकता। तो जब पानी नहीं जाएगा, वो स्टोर नहीं कर पाएगा वाटर को, तो पेड़ के या प्लांट्स के जो जड़ है उसमें पानी भी नहीं रिस के पहुंच पाएगा, तो प्लांट सस्टेन नहीं करेगा पत्थर में कभी। नंबर एक। दूसरे नंबर में एरिएशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट्स भी काम करते हैं। इसी पार्टिकल में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, जिसको हम पोर कहते हैं, उसी पोर में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन भी आकर के स्टोर हो जाता है, वो भी प्लांट्स के लिए सहायक होता है। तो ये लिक्विड, ये किस पे निर्भर करता है? पोर्स पे, यानी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉयल। सॉयल के जो कण हैं उसमें जो स्पेस है उसके आधार पे लिक्विड उसमें स्टोर होगा, ये उसकी कैपेसिटी होगी। पत्थर है, सॉलिड मैटर है, बहुत कंपैक्ट है, उसमें पोर है ही नहीं, तो इसीलिए उसमें वाटर स्टोर हो नहीं पाएगा। अलुवियल सॉइल, अच्छा खासा उसमें स्पेस होता है, पोर होता है, इसलिए बहुत ही फर्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन। देखिए वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि वाटर रिटेंशन के लिए ये पोर सहायक होते हैं। और ये लिक्विड कब होगा, किस पे निर्भर करता है? ये प्रोपोर्शन होता है टू द पोर्स। ठीक है, परकोलेशन, अगर पोर ज्यादा है, जैसे कि सैंडी सॉयल या आपका सैंड्स हैं, बालू, तो बालू में स्पेस ज्यादा होता है कण के बीच में, इसलिए सारा पानी नीचे चला जाएगा, तो इसीलिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ेगी इरिगेशन की, कोई भी क्रॉप पैदा करने के लिए। तो यही पॉइंट है कि परकोलेशन का भी फैक्टर उसमें रोल प्ले करता है। प्लस परकोलेशन का मतलब कि अगर वो स्पेस नहीं होंगे तो ग्राउंड रिचार्ज भी नहीं होगा, उसी स्पेस के आधार पे पानी नीचे की तरफ ग्राउंड में जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर जो हम पीते हैं या ट्यूबवेल से निकाल के इरिगेशन बाद के दिनों में करते हैं, वो भी रिचार्ज होता रहता है इसी परकोलेशन और पोर्स के आधार पे। ग्राउंड रिचार्ज, रिचार्ज किसके आधार पे होता है? परकोलेशन। जितना ज्यादा परकोलेशन होगा, परकोलेशन किस आधार पे होगा? पोर्स के आधार पे होगा। तो ये लिक्विड के फैक्टर से हमने सारे बताए कि लिक्विड क्या रोल प्ले करता है और लिक्विड का सॉइल से क्या रिलेशन है, सारा का सारा किस पे निर्भर करता है? पोर्स पे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, वाटर यानी कि आपका के बाद लिक्विड के बाद गैस आता है। अगर उस पोर में कंप्लीटली आप पानी हमेशा एक तरह से स्टॉक करके रखें, बहुत ज्यादा पानी यानी फ्लड कर दें, पानी से सिंचाई करते रहें, रेगुलर पानी उसमें डालते रहें किसी प्लांट्स में, तो जो सॉयल है उसकी जितने भी पोर्स हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, उसमें पानी स्टोर रहेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, बट उसमें गैस नहीं आ सकती, क्योंकि उन्हीं स्पेसेस में या तो आप गैस के लिए जगह मिलेगी या पानी के लिए जगह मिलेगी। और प्लांट्स को दोनों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की भी, क्योंकि जड़ के थ्रू ही नाइट्रोजन लेता है, जो कि एटमॉस्फेयर से जड़ में और जड़ से आपका प्लांट के अदर पार्ट्स में। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में जाता है, और वही पोर जो होता है स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस, कण सॉइल के, उसी कण में जाकर के स्टोर हो जाता है नाइट्रोजन। अगर उसमें ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा पानी भर करके रखेंगे खेत में, तो वो नाइट्रोजन जाएगा कैसे? इसलिए सिंचाई करने के बाद कुछ दिनों तक उसको सूखने दिया जाता है खेत को, ताकि उसमें नाइट्रोजन भी टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर जो पोर्स है उसमें, या एम्प्टी स्पेसेस हैं पार्टिकल के, उसमें जाकर के स्टोर होता रहे। ये आपका गैस निर्भर करता है वाटर पे। तो वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ गैसेस। अगर वाटर बहुत ज्यादा है आपका उन पोर्स के बीच में, एम्प्टी स्पेसेस में, तो गैस की ऑटोमेटिक क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर आपका वाटर की
क्वांटिटी बहुत कम है तो पूरा का पूरा आपका गैस ही रहेगा। तो वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ गैसेस। और ये सारी क्वालिटी कैरेक्टर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए, वही सॉइल रिच कहलाएगी जिसमें ये सारे फीचर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। अब हम आगे चलते हैं सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में। तो ये सॉइल फीचर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, या सॉइल की सिग्निफिकेंस किस आधार पे या कैसे कैसे सॉइल को हम जज करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सॉइल फॉर्मेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्रोफाइल से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो इनको प्रोफाइल तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो इतना ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स भी नहीं है, बट सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स था। बट पता नहीं क्या कमीशन के मूड में आया कि वो प्रोफाइल पे जाकर के अपना स्ट्राइकर चला दिया, और सॉइल फॉर्मेशन उसी से मिलता जुलता है टॉपिक्स, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन ये क्या है। देखिए सॉइल फॉर्मेशंस में हम यही जानेंगे कि सॉइल फॉर्मेशंस के एक तरह से फैक्टर्स क्या क्या हैं, सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाट आर द मेजर फैक्टर फॉर पेडोजेनेसिस या सॉइल फॉर्मेशन। पेडोजेनेसिस मतलब सॉइल फॉर्मेशन, पेडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। तो पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन से। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग इवोल्यूशन, यानी कि सॉइल के ग्रो होने में और सॉइल के डेवलपमेंट में, सॉइल विकसित होने में, सॉइल के बनने में, सॉइल के फॉर्मेशंस में क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द सॉइल फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन। फैक्टर कंट्रोलिंग द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, दूसरा क्वेश्चन। राइट ए नोट्स रिलेटेड विद द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड एक नोट्स लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर सॉइल प्रोसेस पूछता है तो सॉइल प्रोसेस के तो ये फेनोमेनाज हैं, सॉइल प्रोसेस के फेनोमेनाज क्या हैं, ये हैं। और सॉइल फॉर्मेशन से अगर पूछता है तो फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, ये सब एक ही चीज है कि सॉइल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी पहले क्या थी और धीरे धीरे वो कैसे प्रॉपर्ली डेवलप हो गई। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इवोल्यूशन, सॉइल डेवलपमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही पॉइंट्स लिखना है कि पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, ओरोग्राफी यानी रिलीफ फीचर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड टाइम। ये 5 पॉइंट्स आपको मेंशन करना होगा। सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, या सॉइल के इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, या आपका जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन के क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये नंबर 1 में फैक्टर में आपका रॉक, पेरेंट रॉक, दूसरे नंबर में क्लाइमेट, तीसरे नंबर में ओरोग्राफी यानी कि रिलीफ, चौथे नंबर पे बायोलॉजिकल फैक्टर, पांचवें नंबर पे टाइम। तो 3 क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक है, यहां पे पेरेंट रॉक्स, पेरेंट रॉक्स का मतलब क्या होता है कि जिस चट्टान से सॉइल बनी होती है, तो कोई भी सॉइल 2 तरह की होती है। एक तो इन सीटू यानी कि जोनल, उसी जगह जहां पे बनी है वो वहीं पे मौजूद है, और एक आजोनल जो बन करके दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। जैसे कि आपका अलूवियल सॉइल, ये आजोनल है, ये दूसरी जगह से बन करके प्लेन एरियाज में आ जाती है। पहाड़ से ला करके रिवर अपने साथ मलबा बहुत सारा काटते छाटते पत्थरों को टकराती रहती है, तो बालू सीडिमेंट बनता है और वही उसी में सड़ता गलता रहता है। ये जब माउंटेन से निकलती है आगे चलती है तो उसी में ह्यूमस क्वांटिटी भी ऐड होता रहता है और प्लेन में ला करके स्प्रेड कर देती है। तो वो जो सॉइल है जिसको दोमट मिट्टी या अलूवियम भी कहते हैं, अलूवियम सॉइल क्या है, आजोनल है, यानी जहां पे है वहां बनी नहीं, वो दूसरी जगह से आई है। ठीक है, आपकी जैसे डेक्कन ट्रेप है, आपका रीगर सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये क्या है, जोनल सॉइल है, जहां पे बनी थी वहीं पे अवेलेबल है, वहीं पे वजूद में है। ठीक है, तो ये पेरेंट रॉक्स रोल प्ले करता है सॉइल के कैरेक्टर, सॉइल के टेक्सचर, सॉइल के मिनरल में, सॉइल के कलर में। क्या होता है, पेरेंट रॉक उसका रोल होता है, उसके आधार पे हम जज करते हैं कि इसमें कौन सी सॉइल होगी। जैसे कि आपका साउथ इंडिया में देखेंगे, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या है, रेड सॉइल है, रेड सॉइल का कलर रेड है, वो पेरेंट रॉक की वजह से है। या आपका ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक है क्योंकि वो बसाल्ट से बना हुआ है, यानी वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ था, लावा बसाल्ट, उससे बना है वो। ठीक है, तो उसका कलर, उसका टेक्सचर और उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल कंपोजिशन, या उसमें मिनरल क्या क्या पाए जाते हैं, फर्टिलिटी, ये सब हम किसके आधार पर डिसाइड कर रहे हैं,
पेरेंट रॉक्स के जिससे सॉइल बनी हुई है। तो डिटरमाइन रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट रॉक सॉइल के फॉर्मेशंस को डिटरमाइन करता है। कैसे देखिए आप, साइज ऑफ द ग्रेन, ग्रेन के साइज कैसे होंगे, जैसे कि आपका बुंदेलखंड, नीस और शिष्ट, वहां पे सॉइल में आपके ग्रेन साइज कोर्स हैं, बड़े बड़े दाने हैं। नंबर एक, पानी सारा का सारा जमीन में चला जाएगा, ठीक है। नंबर दूसरे पे क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि वो सारा का सारा ये है, क्या कहते हैं, उससे बना हुआ है, अरे क्या नाम है, कौन सी रॉक होती है, ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है, ठीक है। तो ग्रेनाइट है, नीस और शिष्ट से आपका बुंदेलखंड की सॉइल बनी हुई है। तो उसकी कैरेक्टर्स क्या है कि उसका साइज बड़े बड़े क्यों हैं, बुंदेलखंड के ग्रेन बड़े हैं, या क्रिस्टल क्यों है, क्योंकि वो ग्रेनाइट रॉक की बनी हुई है, या आपका नीस और शिष्ट की बनी हुई है, ठीक है। इसलिए ग्रेन साइज, साउथ इंडिया का जो रीगर सॉइल है, ब्लैक सॉइल, उसके ग्रेन यानी कि दाने बड़े हैं, सॉरी बहुत बारीक बारीक दाने होते हैं ब्लैक सॉइल के, कण जो होते हैं वो क्यों छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो बसाल्ट वॉल्केनिक लावा से बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रेन ऑफ साइज ऑफ द ग्रेन ये किसके आधार पर डिसाइड होता है, पेरेंट रॉक के आधार पर डिसाइड होता है। दूसरे नंबर पे मिनरल कंपोजिशन, तो सॉइल का जो भी मिनरल है, जैसे कि आयरन पाया जाता है कंटेंट आपका रीगर सॉइल, ब्लैक सॉइल में, क्यों आयरन पाया जाता है, क्योंकि ये रॉक, पेरेंट रॉक डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका कलर, कहीं पे सॉइल कलर का ब्लैक कलर है, कहीं पे रेड कलर है, तो फेरस कंटेंट आपका ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए वो कलर इसका ब्लैक है। कहीं पे थिकनेस, कहीं पे सॉइल का मोटी होती है पपड़ी, कभी भी सॉइल बहुत थिन होती है क्योंकि वो बह जाती है। तो सारा का सारा फैक्टर हमने क्या इसमें निर्भर कर दिया, पेरेंट रॉक का बहुत बड़ा रोल है सॉइल फॉर्मेशन में, चाहे वो साइज ऑफ ग्रेन का मैटर हो, चाहे मिनरल कंपोजिशन हो, कलर हो, थिकनेस हो, टेक्सचर हो, ये सारे के सारे फैक्टर्स। कलर के बारे में बता दूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कलर डिसाइड करता है सन की जो एक तरह से सन रेस को एब्जॉर्ब करने में। अगर लाइट कलर होगा, पेल यानी हल्का कलर होगा, तो सूरज की किरणों को वापस लौटा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर ब्लैक या डार्क कलर होगा तो सूरज की किरणों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी हिसाब से इवापोरेशन होगा। तो कलर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपका सॉइल में या प्लांट्स ग्रोथ में। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे कुछ मेंशन किए हैं, देखिए, सेडिमेंट्री रॉक, फास्टर सॉइल फॉर्मेशन देन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तीन तरह की रॉक्स होती हैं जनरली, हम जानते हैं, जो कि पेरेंट मटेरियल है, उन्हीं से सॉइल बनी है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे वो आपका सेडिमेंट्री रॉक हो। पेरेंट रॉक या मेन रॉक स्ट्रक्चर आपका जो है इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का मतलब कि जब लावा का फॉर्मेशन हुआ, लावा से पृथ्वी बनी या लावा कूल हो गया, तो वो जो चट्टान वजूद में आई उसी को इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक पानी में काफी सालों तक सड़ता गलता रहा और उसकी लेयर टूटती बिखरती रही वेदरिंग के कारण या सड़ने गलने के कारण इग्नियस रॉक की। तो उसकी लेयर बाय लेयर टूटना फूटना, अनकंसोलिडेट होना, लूज होना, तो उसके कण अलग अलग होते चले गए उसी इग्नियस रॉक की। फिर उससे जो रॉक बनी उसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो दो तरह की रॉक्स हो गई आपका, इग्नियस और सेडिमेंट्री। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब जमीन के भीतर, पृथ्वी के भीतर कुछ डेप्थ में प्रेशर और टेम्परेचर के कारण मेटामॉर्फोज हो जाए, मेटामॉर्फोज का मतलब उसका शेप बदल जाए, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, उसका जो कंपैक्टनेस है वो बदल जाए, ये कैरेक्टर स्ट्रक्चर्स जो भी है, टेक्सचर, सब कुछ उसका बदल जाए। क्यों बदल जाए? क्योंकि वो जमीन में काफी डेप्थ में हीट और प्रेशर के कारण वो ट्रैप हो। तो यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का फीचर बदल जाता है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो तीन तरह की रॉक्स होते हैं, इन्हीं रॉक्स से ही सॉइल बनती है। अगर कोई सॉइल सेडिमेंट्री से बनेगी तो बहुत आसानी से सेडिमेंट्री रॉक्स लूज होती है, वो आसानी से सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे टफ रॉक आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक्स होती है। तो देखिए, अलुवियल क्या किससे बनी हुई है? सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। देखिए, सैंडस्टोन ये भी सेडिमेंट्री रॉक है। बेस्ट सैंडस्टोन ये मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स बाद के दिनों में हीट,
और प्रेशर के कारण जमीन के भीतर उसका शक्ल, उसका सब कुछ बदल गया, कैरेक्टर, उसको मेटामॉर्फिक, तो वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक क्या है आपका? सैंडस्टोन है। एक्चुअल में थी आपकी सेडिमेंट्री, बस उसी से मेटामॉर्फोज हो गई तो वो सैंडस्टोन। तो इससे जो सॉइल बनी उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। दो हो गया कैरेक्टर आपका। तीसरे नंबर पे बसाल्ट, ये वनली कोर और ठोर आपका इग्नियस रॉक है। इससे जो सॉइल बनी उसको हम ब्लेक सॉइल कहते हैं। तो इस तरह के सॉइल जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनती हैं, उनका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। और ये सेडिमेंट्री रॉक से, जिसे अलुवियल वाली सॉइल, इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। इसीलिए आपने देखा कि हिमालय से जो भी अलुवियल सॉइल है वो रेगुलर ला करके रिचार्ज होती रहती है। तो इसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत फास्ट है और इन लोगों का बहुत ही स्लो है, जो आपका इग्नियस मेटामॉर्फिक से बनती हैं। अब क्लाइमेट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। देखिए, क्लाइमेट डिसाइड करता है वेदर फेनोमेना का। वेदर फेनोमेना का मतलब कि जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, सनशाइन, विंड, प्रेशर, ये सब क्या है? वेदर फेनोमेना। तो वेदर फेनोमेना भी सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। वेदर की कंडीशंस की वजह से जब सॉइल फॉर्मेशन हो, उस पार्टिकुलर एक्शन को वेदरिंग कहते हैं। इन सिटू ब्रेकन डाउन ऑफ द रॉक्स, इन सिटू डिकम्पोजिशन, अनकंसोलिडेशन ऑफ द रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। अपनी ही जगह पे रॉक को टूट जाना, टुकड़े टुकड़े में उसके कण के निकल जाना, या वो एक तरह से सड़ने गलने लगे, उस फेनोमेना को, उस प्रोसीजर को वेदरिंग कहते हैं। तो वेदरिंग ऑफ सॉयल, क्लाइमेट फैक्टर वेदरिंग को डिसाइड करता है। नंबर 1 पे देखिए, हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। ये एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। मान लेते हैं कि डे टाइम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो डे में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ऐसी कंडीशंस में रॉक फैलेगी। ठीक है, रॉक क्या फैलेगी? रॉक्स में अलग अलग मिनरल और अलग अलग कलर होता है, जिसकी वजह से कुछ रॉक्स कम फैलती हैं, कुछ रॉक कम ज्यादा फैलती हैं। तो उसको क्या कहेंगे? रॉक एक्सपेंशन। तो ड्यू टू द हीटिंग इन डे टाइम, दिन के समय रॉक की गर्म हो जाने से रॉक क्या होती है? एक्सपेंशन होती है, रॉक एक्सपेंडेड। नंबर 1। और रात के टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट हम उसको कह सकते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी सिकुड़ती है रॉक्स। तो जब रॉक सिकुड़ेगी या रॉक फैलेगी, मान के चलिए कि एक रॉक का ये चट्टान है, ठीक है। देखिए, जब ये रॉक अगर आपकी फैलेगी, एक्सपैंड करेगी, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी दिन के टाइम में। रात के टाइम में यही चट्टान जो आपकी सिकुड़ेगी, मान लेते हैं ये चट्टान है आपकी, जब ये सिकुड़ेगी तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऊपरी हिस्से पे ही खाली हीट का असर रहेगा, नीचे तक ज्यादा बहुत ज्यादा हीट नहीं जाएगा रॉक्स में। क्योंकि वैसे देखिए दीवार है, दीवार को हम टच करें ठंडियों में या गर्मियों में तो टेम्परेचर का असर कितना होता है? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट जाएगा, 5 फीट, 10 फीट जा सकता है। इसीलिए ऊपर ही आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए, रॉक यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है। क्या है ये? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये हीटिंग के कारण हो रही है। हीटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो डे टाइम टेम्परेचर के कारण रॉक एक्सपेंड होती है। और वही नाइट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ती है। कूलिंग इफेक्ट होगा ना रात में, तो नाइट यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो नाइट में आप देखेंगे कि ये कूल होगी, तो जब कूल होगी यही रॉक तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्चुअल में इसकी लेयर तो ये है रॉक की, ये वाली लेयर रॉक की है। देखिए आप, यहां से यहां तक ये रॉक की लेयर थी। अब इस लेयर से कितना हिस्सा यहां पे फैल रही है? देखिए, इतना यहां पे फैल गई, इतना इधर, और यहां सिकुड़ कितना गई? इतना इधर सिकुड़ गई, इतना इधर सिकुड़ गई। इस तरह से ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट, रॉक साइमल्टेनियसली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन ए रोटेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। इसके कारण ये लूज हो जाएंगे, उसके ऊपर के जो भी कण है, जो पकड़ है, जो सीमेंटिंग एजेंट है, जितना भी सीमेंटिंग वर्क करने वाले यहाँ पे मिनरल्स या सीमेंटिंग एजेंट, वो सारे के सारे लूज हो जाएंगे।
तो जब लूज हो जाएंगे, अनकॉन्सोलिडेट हो जाएंगे, तो उसी फेनोमेना को हम कहेंगे कि वेदरिंग हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है? ये क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब टेम्परेचर के कारण हो रहा है। रेनफॉल, रेनफॉल भी कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो अलुवियल सॉइल है, ये सारा का सारा रेनफॉल या रिवर की वजह से लेकर के आ रही है। ग्लेशियर, ग्लेशियर एक तरह से बक्कल या एक ग्रिप बना लेती है, जहां से मूव करती है वो उसको स्क्रैच करती चली जाती है। विंड, सॉइल इरोजन, वेदरिंग में विंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में ये सारे के फिनोमेनास आप देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, देखिए क्लाइमेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। जहां पे बारिश, जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहां पे हीट और रेनफॉल यानी ह्यूमिडिटी दोनों बहुत कंसिडरेबल अमाउंट है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है इसकी, हीट की और आपके ह्यूमिडिटी यानी कि रेनफॉल की। कहां पे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जिसके कारण ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा। ह्यूमस का मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट सड़ गल करके एक पार्टिकुलर कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, डार्क कलर हो जाता है, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉइल में ऊपरी लेयर में पाया जाता है, जो कि नेचुरल वेजिटेशंस या एनिमल के डेड बॉडीज से या डेड हो जाने से वो सड़ गल करके डिकम्पोज हो करके एक पार्टिकुलर सॉलिड, एक सॉलिड होता है, ये सस्पेंडेड होता है वाटर में, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये सॉलिड मैटर होता है जो कि वाटर में सस्पेंड हो सकता है, डार्क कलर का होता है। ये फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसके कारण वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन की क्वांटिटी, कार्बन की क्वांटिटी, इस तरह के मिनरल्स भी ह्यूमस में पाए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंटेंट का ही बना होता है ह्यूमस। तो ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जहां पे नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा, जहां पे नेचुरल वेजिटेशन कम होगा, वो डिसाइड करेगा आपका ह्यूमस पे। डिजर्ट एरियाज में या एरिड, सेमी एरिड एरियाज में नेचुरल वेजिटेशन कम होगा, उसका मतलब वहां पे सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी कम होगी, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स कम होंगे डिजर्ट एरियाज में। ट्रॉपिकल में और आपके इसमें क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट में आप देखेंगे कि ह्यूमस क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर डिसाइड करता है डिकम्पोजिशन को। अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोज नहीं होगी, सड़े गलेगी नहीं प्रक्रिया। बारिश अगर बहुत कम हो, जैसे कि ड्राई एरियाज राजस्थान के, तो वहां पे डिकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया कम होगी। तो क्लाइमेट में दो एस्पेक्ट है, एक टेम्परेचर, एक रेनफॉल, ये डिसाइड कर रहे हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशंस में। सॉइल रीजन कोइंसाइड विद क्लाइमेटिक बाउंड्री, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सॉइल रीजन पूरी दुनिया में कहीं चले जाएंगे, ये क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे सॉइल का डिजाइन या फॉर्मेशन से भी उसी आधार पे होता है। पार्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस ही स्पेसिफिक सॉइल का फॉर्मेशन करती है। मिसाल के तौर पे ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट रॉक को आप ले से सॉइल बनती है आपकी डिजर्ट एरियाज में भी और आपका मानसून या ट्रॉपिकल एरियाज में भी, बट यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरी है। इसीलिए डिजर्ट एरियाज में ग्रेनाइट रॉक से जो सॉइल बनी उसको हम क्या कह रहे हैं, डिजर्ट या सैंडी सॉइल बनती है। जबकि रॉ मटेरियल यानी पैरेंट रॉक क्या है, एग्जांपल के तौर पे हमने यहां पे मेंशन किया पैरेंट रॉक को, क्या, ग्रेनाइट रॉक। तो पैरेंट रॉक क्या है, ग्रेनाइट रॉक है। और इस ग्रेनाइट रॉक से दो तरह के सॉइल की उत्पत्ति होती है। एक क्लाइमेटिक कंडीशन डिजर्ट का है जो कि एरिड एरियाज का है, और एक क्लाइमेटिक कंडीशन मानसून या ट्रॉपिकल बेल्ट का है। ग्रेनाइट रॉक से मानसून एरियाज में जो सॉइल बनी उसको हम रेड सॉइल कहते हैं। ग्रेनाइट यानी कि पैरेंट रॉक सेम है, डिजर्ट एरियाज में जो सॉइल बनी उसको डिजर्ट और सैंडी सॉइल कहते हैं। और सैंडी सॉइल और रेड सॉइल में कितना ज्यादा अंतर है। एग्जांपल के तौर पे इंडिया का लेते हैं, राजस्थान का जितना भी डिजर्ट है वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट सॉइल का बना हुआ है।
साउथ इंडिया का जो भी रेड सॉइल वाला हिस्सा है, आपका तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब किसका बना हुआ है? सारा का सारा आपका ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ है। साउथ इंडिया की ग्रेनाइट से बनी हुई जो सॉइल है उसको हम रेड सॉइल कहते हैं। ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट या मानसून क्लाइमेट, ग्रेनाइट रॉक मटेरियल आपका रॉक, पेरेंट रॉक ग्रेनाइट्स है, उसके बावजूद भी रेड सॉइल यहां पे बन गई। देखिए क्यों, फैक्टर क्या है? यहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। और इसी ग्रेनाइट से राजस्थान में जो आपका सैंड या डिजर्ट बनता है, इसी ग्रेनाइट से बना हुआ है। बट यहां पे से एरिड या सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो पेरेंट रॉक एक ही है बट सॉइल दो तरह की हैं। कारण क्या है कि दोनों अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अलग अलग टेम्परेचर और रेनफॉल हैं। उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया कि सॉइल रीजन कोइंसाइड विद क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, यानी कि क्लाइमेटिक बाउंड्रीज गर्चे आपका पेरेंट रॉक एक है बट क्लाइमेटिक फैक्टर सॉइल को अपने हिसाब से डिजाइन कर दे रही है। इक्वेटोरियल रीजन, ये देखिए आप, इक्वेटोरियल रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि यहां पे 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल, साल भर बारिश होती रहती है। ठीक है, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर, सितंबर में बारिश ज्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, हैवी रेनफॉल होता है इक्वेटोरियल रीजन में। डाउनवर्ड मूवमेंट, हैवी रेनफॉल का मतलब कि जो सॉयल की ह्यूमस है या सॉयल में जो मिनरल्स हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, सॉयल में परकोलेट करके ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, ऊपरी लेयर में नहीं बचते मिनरल, इसीलिए फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। ह्यूमस क्वांटिटी, लाइम, सिलिका, जो भी सीमेंटिंग एजेंट है, मिनरल को कंपैक्ट अपने साथ पकड़ने जकड़ने वाले सीमेंटिंग एजेंट कह लीजिए, वो सारे के सारे सीमेंटिंग एजेंट ज्यादा बारिश होने से इक्वेटोरियल एरियाज में जमीन की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है वहां पे। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया। इक्वेटोरियल रीजन एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल। डाउनवर्ड मूवमेंट किस चीज का? मिनरल एंड ह्यूमस कंटेंट डाउनवर्ड चला जाता है। अभी एक पॉइंट और आएगा, ह्यूमस को बैक्टीरिया भी कंज्यूम कर जाते हैं यहां पे। देखिए लाइम एंड ह्यूमस, लाइम और ह्यूमस जो है क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सब क्या है? सीमेंटिंग एजेंट हैं, सॉइल की जो मिनरल को जकड़ करके पकड़ करके बनाए रखते हैं अपने पास। इस तरह के सीमेंटिंग एजेंट्स को ज्यादा बारिश होने से इक्वेटोरियल एरियाज में जमीन की तरफ भीतर अंदर चले जाते हैं परकोलेट करके। एक पॉइंट। दूसरा फैक्टर क्या है? ये जो ह्यूमस है, इतनी ज्यादा हीट पड़ती है इक्वेटोरियल एरियाज में, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, यानी ह्यूमिडिटी। तो हीट और ह्यूमिडिटी के कारण या मॉइस्चर के कारण सॉइल में मॉइस्चर क्वांटिटी कभी कम नहीं होने पाती, नंबर एक इक्वेटोरियल एरियाज में। नंबर दूसरे में टेम्परेचर भी साल भर सनशाइन करता है, सूरज जो है, तो सनशाइन साल यानी कि राउंड द ईयर होता है वहां पे। तो सूरज की किरणें रात साल भर वहां पे चमकती हैं इक्वेटोरियल एरियाज में। साल भर मॉइस्चर कंटेंट भी बचा रहता है सॉइल में, क्योंकि बारिश होती रहती है। इसके कारण ओवर लेवल पे ओवर बैक्टीरियल एक्शन भी होता है इक्वेटोरियल एरियाज में। तो ओवर बैक्टीरियल एक्शन के कारण सारा का सारा जो ह्यूमस क्वांटिटी है सॉइल का, वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर जाती हैं, इसीलिए वहां की सॉइल फर्टाइल नहीं बच पाती। या तो लाइम है, सिलिका है, वो जमीन के भीतर चली गई बारिश ज्यादा होने से, या तो फिर जो बारिश से बच गई ऊपर ही लेयर जैसे ह्यूमस है, तो वो क्या है कि बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर जाते हैं, इसीलिए फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ये सारे के सारे फैक्टर हम कहां पे देख रहे हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर के आधार पे जज कर रहे हैं। सॉइल की कैरेक्टर, सॉइल का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट या इवोल्यूशन। देखिए इसके कारण जो है फैक्टर इमेज में होता है कास्ट फेडल्सपर। फेडल्सपर जो बनता है आपका सॉइल इक्वेटोरियल एरियाज में कैसे बनता है, या ट्रॉपिकल एरियाज में भी कहीं कहीं पे फेडल्सपर सॉइल होती हैं। फेडल्सपर का मतलब क्या होता है? पेड का मतलब होता है सॉइल, यानी पेडोलॉजी, पेडोगोगी, जिस तरह ना पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस। पेड का मतलब सॉइल,
अल का मतलब अल्युमिनियम, फर का मतलब कि फेरस। तो इक्वेटोरियल एरियाज में जो सॉइल पाई जाती है, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीम लेवल पे आपका बैक्टीरियल एक्शन है, जो भी मिनरल या ह्यूमस या सिलिका लाइम जो सीमेंटिंग एजेंट है सॉइल के, वो सारे के सारे जमीन की तरफ चले गए। तो ऊपरी लेयर में बचता क्या है? ओनली एल्युमिनियम और फेरस बचता है ऊपरी लेयर में। तो ऐसी सॉइल को पेडल्फर कहते हैं। तो इक्वेटोरियल एरियाज की सॉइल को हम क्या कहेंगे? पेडल्फर कहेंगे। पेडल्फर, पेडल्फर का इन अपर होराइजन यानी अपर लेयर। अल का मतलब अल्युमिनियम, फेर का मतलब फेरस। तो अल्युमिनियम और फेरस ये दोनों मिनरल्स जमीन में परकोलेट नहीं कर पाते अंदर भीतर, ये ऊपरी लेयर में ही रह जाते हैं। उसका मतलब कि ऊपरी लेयर रिच होती है अल्युमिनियम और फेरस से, और बाकी जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे जैसे कि लाइम, ह्यूमस, सिलिका, ये जमीन के अंदर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका एरिड एरियाज। एरिड एरियाज के बारे में देखते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या रोल प्ले करता है। एरिड एरियाज में आप देखेंगे कि रेनफॉल कम होता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है, यानी कि जल वाष्प ज्यादा बनता है, बारिश कम होती है। जितनी भी बारिश होती है वो इवापोरेट करके हवा में उड़ जाती है। तो सॉइल में मॉइस्चर क्वांटिटी तो बचती नहीं है। तो जब सॉइल में मॉइस्चर क्वांटिटी नहीं बचेगी तो उन एरियाज में क्या देखा जाता है, एरिड एरियाज में, कि नीचे से, जमीन के भीतर से कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। जिस तरह से हम कोई लालटेन या एक तरह से चिराग जलाते हैं, कैंडल, मतलब कि मिट्टी के तेल का जो कैंडल होता था, चिराग जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या है कि जो फीता या बत्ती लगी रहती है, उस फीते में मिट्टी का तेल नीचे से ऊपर की तरफ रिस के जाता है। उस मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? कैपिलरी मूवमेंट्स कहते हैं। ये ओनली लिक्विड में ही होता है, कैपिलरी मूवमेंट्स, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के कारण। ठीक, तो कैपिलरी मूवमेंट्स या मोशन जो है के कारण अंदर से, जमीन के भीतर से ऊपरी लेयर में मिट्टी आ जाती है, सॉरी मॉइस्चर आता है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी मोशन। ठीक, तो कैपिलरी मोशन के कारण राइज टू अपर होराइजन क्या आ जाता है? नमी आ जाती है। और जब नमी नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरी मोशन के कारण आती है तो अपने साथ में कैल्शियम भी लेकर के आती है। राजस्थान का मैं बेस्ट एग्जांपल दे दूं कि राजस्थान में आपने देखा होगा कि बारिश थोड़ी सी भी हो और बच्चे डूब के मर जाते हैं। उसका कारण क्या है कि राजस्थान में हार्डली 2 फीट जैसे आप नीचे जाएंगे तो वहां पे एक हार्ड पैन जमा हुआ है। हार्ड पैन का मतलब कैल्शियम की एक पतली सी पपड़ी, यानी कि जो ग्रास लेयर है, ग्रास लेयर या वेजिटेशन लेयर जिसमें हम चलते फिरते हैं, जहां पे पेड़ को उगाया जाता है, सॉइल का ये लेयर क्या कहलाता है? ग्रास लेयर, एकदम ऊपरी वाला लेयर। ऊपरी वाली लेयर से कहीं पे 1.5 फीट, कहीं पे 2 फीट आप नीचे जाएंगे राजस्थान के मरुस्थलीय एरियाज में, तो एक पतली सी पपड़ी जमी होती है, उसको कहते क्या है? हार्ड पैन। वो हार्ड पैन किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम का वो हार्ड पैन क्यों बनता है? क्योंकि जमीन के भीतर से, जमीन के काफी यानी अंडरग्राउंड से वाटर कैपिलरी एक्शन के द्वारा या मोशन के द्वारा ऊपर की तरफ आता है और अपने साथ कैल्शियम भी लेकर के आता है। इसीलिए एक पतली सी कंपैक्ट लेयर जम जाता है और बारिश का पानी परकोलेट करके वो लेयर बहुत आसानी से नीचे नहीं जाने देता। इसलिए थोड़ी सी भी बारिश हो जाए राजस्थान में तो आप देखेंगे कि पानी जम जाता है और आसानी से पानी नीचे की तरफ रिस करके नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 1 या 2 फीट की गहराई पे मिट्टी जैसे खनेंगे तो वहां एक पतली सी लेयर है कैल्शियम की, उस लेयर को हम हार्ड पैन कहते हैं। और वो हार्ड पैन बना क्यों? कैपिलरी एक्शन के द्वारा। और कैपिलरी एक्शन में कैल्शियम नीचे से ऊपर की तरफ ला करके सॉइल में जम जाता है, उसी को हम कहते हैं कैपिलरी मोशन। इस तरह की मिट्टी जो बनती है, सॉइल बनती है, इसको पेडोकल कहते हैं। पेड का मतलब क्या होता है कि सॉइल, और कल का मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम, ऐसी सॉइल जिसमें कैल्शियम हो। तो डिजर्ट एरियाज में आपको पेडोकल सॉइल पाई जाएगी। पेडोकल का मतलब कैल्शियम डोमिनेटेड सॉइल डिजर्ट एरियाज में। आपका इक्वेटोरियल एरियाज में पेडाल्फर वाली सॉइल पाई जाती है, यानी अल्युमिनियम
और आपका फेरस वाला, ये सारा का सारा फैक्टर क्या, फेनोमेना क्या है, क्लाइमेट ही डिसाइड कर रहा है कहीं ना कहीं। वजह क्या है कि इवापोरेशन ज्यादा हो गया, रेनफॉल कम थी यहां पे, जिसके कारण कैपिलरी एक्शन या मोशन होता है, ग्राउंड से ही, ग्राउंड वाटर से ऊपर की तरफ मॉइस्चर क्वांटिटी ऊपर की तरफ मूव करती है कैपिलरी एक्शन के कारण, और ये आपका कैल्शियम लेकर के जमा कर देती है, एक हार्ड पैन बन जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर या वेजिटेशन फैक्टर भी हम कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स बैक्टीरियल एक्शन, प्लांट्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग। ये सारे एजेंट्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। उस फेनोमेना को क्या कहा जाएगा, फैक्टर को बायोलॉजिकल फैक्टर कहा जाएगा या बायो फैक्टर। जैसे देखिए कायानोबैक्टीरिया एंड अजाटोबैक्टीरिया नाइट्रोजन एंड आपका फॉस्फेट फिक्सेशन एजेंट होते हैं। मतलब कि नोस्टॉक और क्या क्या जो भी है, ठीक है, नोस्टॉक, अजाटोबैक्टर, कायानोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया क्या क्या जो भी हैं, तो ये बैक्टीरिया भी बायोफैक्टर में आ जाएगा, तो सॉइल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, कहने का मतलब है। प्लांट्स सड़ता गलता है, प्लस वेदरिंग का काम भी करता है, जो उसका रूट होता है, रॉक को, चट्टान को लूज करता रहता है, यानी वेदरिंग का काम भी करता रहता है प्लांट्स का रूट। ह्यूमन बीइंग खुद रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखिए टेम्परेट ग्रास लैंड रिच इन ह्यूमस। टेम्परेट ग्रास लैंड में क्या देखेंगे कि ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, प्लांट्स आ जाएगा, क्योंकि ग्रास लैंड क्या है, प्लांट्स है, तो प्लांट्स के कारण वहां पे ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। नंबर 1 पे टैगा रीजन में लेक ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है, लेक ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। देखिए टैगा रीजन में ह्यूमस की कमी क्यों होती है, जबकि वहां बायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, पूरा का पूरा एरिया फॉरेस्टेड है, टाइगा टाइप ट्रीज वहां पे पाई जाती हैं, टाइगा फॉरेस्ट से पूरा एरिया जो है फॉरेस्टेड है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ह्यूमस की कमी है। कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि जो भी सड़ने गड़ने वाले एजेंट्स हैं, यानी कि हीटिंग एस्पेक्ट वहां पे फुल्ली एब्सेंट है, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो रहता है कि बैक्टीरियल एक्शन फुल्ली एब्सेंट है वहां पे, तो टाइगा वाले जोन में बैक्टीरियल एक्शन एब्सेंट है, बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता। वजह क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है, जिसके कारण यहां पे सड़ गल करके ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाता कोई भी बायो कंपोनेंट। जैसे पेड़ के पत्ते हैं, टाइगा फॉरेस्ट से जो पत्ते बने वो सारे के सारे क्या है, सड़ गल नहीं पाए, बैक्टीरियल एक्शन वहां पे एब्सेंट है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है। बैक्टीरियल एक्शन के लिए आपने देखा कि ओवर एक्शन होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो मॉइस्चर और टेम्परेचर ये दोनों होना चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट या बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट सड़ गल करके ह्यूमस में कन्वर्ट होगा, ये फैक्टर है। देखिए इक्वेटोरियल वाले एरियाज में ओवर डिकम्पोजिशन, लेक ऑफ ह्यूमस, इक्वेटोरियल एरियाज में ह्यूमस की कमी है, क्यों, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है उसका जो भी पत्ता नीचे जाता है बैक्टीरियल एक्शन इतना ज्यादा है कि उसको कंज्यूम कर जाते हैं, वो फर्टिलिटी के लिए सॉइल में छोड़ते ही नहीं है। तो यहां पे ओवर एक्शन है और यहां पे एब्सेंट है टाइगा वाले में, ठीक है, वही पॉइंट है, बिकॉज बैक्टीरिया कंज्यूम्ड ह्यूमस, वही यहां पे इक्वेटर में बैक्टीरिया कंज्यूम कर जाते हैं। डिजर्ट एरियाज में लेक ऑफ ह्यूमस, तो डिजर्ट एरियाज में तो दोनों एब्सेंट है, मतलब कि आपका हीट बहुत ज्यादा होती है और आपका मॉइस्चर नहीं पाया जाएगा सॉइल में, तो सड़ेगा लेगा कैसे, तो बैक्टीरियल एक्शन है वहां पे एब्सेंस हो जाएगा, इसीलिए ह्यूमस नहीं होगा। दूसरे नंबर में नेचुरल वेजिटेशन भी एब्सेंट होता है, तो रॉ मटेरियल भी नहीं है कि सड़ेगा, ठीक है, तो ये डिजर्ट एरियाज में लेक ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की कमी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, नंबर 1 पे, नंबर दूसरे पे मॉइस्चर की कमी है, ठीक है, तो लेक ऑफ वेजिटेशन एंड लेक ऑफ मॉइस्चर। देखिए ओरोग्राफिक फैक्टर भी सॉइल के फॉर्मेशंस में रोल प्ले करते हैं। जैसे देखिए आपका हाई लैंड एंड लो लैंड, हाई लैंड का मतलब कि जो ऊपर वाला लेयर है, तो हाई लैंड जो है मैंने ऊपर वाला मेंशन किया, यहां पे आप देखिए कि सॉइल क्रीप्स एंड इरोजन, ऊपर वाली लेयर पे यहां पे सॉइल एक तरह से ये वाला जो हिस्सा है
यहां से सॉयल कट कर करके नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे रिस करके चली जाएगी, इसीलिए थिन लेयर होता है। ठीक, पहाड़ वाला जो ढलान वाला हिस्सा होता है, ऊपरी वाला हिस्सा ढलान का, वहां पे पतला होता है सॉयल की लेयर। पतली सॉयल की लेयर क्यों होती है? क्योंकि वो रस करके स्क्रीप करके, यानी कि रेंगते हुए सॉयल पानी के थ्रू नीचे की तरफ चला जाएगा। एक पॉइंट। दूसरे नंबर पे इरोजनल फैक्टर बहुत ज्यादा यहां पे एक्टिव होगा, क्योंकि फोर्स या थ्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, पोटेंशियल फोर्स से बहुत ज्यादा होगा वाटर में। ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी चीज मूव करेगी तो बहुत ज्यादा इरोड कर देगी। तो थिन लेयर होता है ऊपर, और वही सॉयल डिपोजिशन इन लोअर लेयर, नीचे जैसे आएंगे पहाड़ पे, वैली वाले एरियाज में नीचे आएंगे, वहां पे थिक लेयर होता है सॉयल का। तो इस फेनोमेना को मैंने मेंशन किया ओरोग्राफिक फैक्टर। टाइम, ए लॉन्ग टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिंग ए सॉयल। सॉयल के बनने में या मैच्योर होने में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। कई मतलब कि सालों साल लग जाते हैं, कई हजार साल, यानी मिलियन ईयर्स, बिलियन नहीं कहेंगे, मिलियन ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि सॉयल होराइजन या सॉयल प्रोफाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीपीसीएस ने इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, तो हमने यहाँ पे पीवाईक्यू मेंशन कर दिया। इसमें दो वर्ड हैं, एक होराइजन और एक आपका प्रोफाइल। होराइजन का मतलब क्या होता है? लेयर। होराइजन का मतलब लेयर, प्रोफाइल का मतलब कि वर्टिकल लेयर। सॉइल का जो वर्टिकल लेयर है, क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, उसको प्रोफाइल कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। सॉइल का क्या कहलाता है? सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। अब हर लेयर को, हर क्रॉस सेक्शंस को या हर लेयर को क्या कहते हैं? होराइजन कहते हैं। तो दोनों पॉइंट्स मैंने यहां डिफाइन किया। देखिए, सॉइल होराइजन नंबर 1, डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल with physical and biological characteristics determined by pedogenesis is called soil horizon. soil horizon क्या है? सॉयल का अलग अलग लेयर, जो कि अलग अलग उसका कैरेक्टर और फीचर्स होता है, हर लेयर का अपना अपना। कौन सा फीचर? जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, मिनरल कंपोजिशन, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, ये सब कैरेक्टर या फीचर्स हैं। इसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होता है हर लेयर का, और इसी लेयर्स को हम सॉइल होराइजन कहते हैं। और ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे ये लेयर बनती है? पेडोजेनेसिस के द्वारा बनती है, यानी जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है तभी ये लेयर बन करके तैयार हो जाती है, और उसी के आधार पे हम इसको डिसाइड करते हैं। तो इज कॉल्ड सॉइल होराइजन। तो डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइंड बाय पेडोजेनेसिस इज कॉल्ड सॉइल होराइजन। नेक्स्ट क्या है? सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? इज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। मिट्टी की वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप चले जाइए, और क्रॉस सेक्शन यानी हर एक को लेयर में बांटिए। तो इस लेयर को या होराइजन को ऊपर से नीचे सबको मिला करके प्रोफाइल कहते हैं। तो डिफरेंट जो लेयर हैं, उन लेयर को कंप्लीटली सम टोटल को टुगेदर को मिला करके जो एस्पेक्ट आया, जो सिस्टम क्रिएट हुआ, उसको प्रोफाइल कहा जाएगा। यहां ओनली इस होराइजन का मतलब लेयर, और प्रोफाइल का मतलब कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सॉइल विद डिस्टिंक्ट फीचर। तो ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सॉइल रिवीलिंग डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर। डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर का मतलब डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल फीचर। ये जो क्रॉस सेक्शंस है सॉइल का, जैसे मान के चलिए कि ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है, क्या ये पेड़ ओढ़ है, यहां पे मान लीजिए ग्रास है, ये आपका पेड़ हो गया। एक बंदा यहां पे घर बना रखा है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस वाली लेयर को, ऊपरी वाली लेयर को से लेकर के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो क्या है? वर्टिकल हो गया। नंबर 1 क्रॉस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन से मैंने बांट दिया इसको। क्यों बांट दिया? क्योंकि डिस्टिंक्ट फीचर और कैरेक्टर्स हैं इसके, डिस्टिंक्ट इसका कंपोजिशन, कलर, ठीक है, मिनरल्स, ये सारे कारणों से हमने इसको अलग अलग लेयर में बांट दिया, और इस पूरी कंडीशंस को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वही पॉइंट है कि सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल रिवीलिंग डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स
अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेयर है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेयर है सारे, और इनका अलग अलग कैरेक्टर्स है, डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग अलग फीचर्स है। फीचर किस तरह का, जैसे कि आपका मिनरल कंपोजिशंस, कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन सब में अलग अलग फीचर्स है हर लेयर का। और इसी लेयर की कंप्लीट लेयर को सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे कितने लेयर में हमने बांटा है, ए लेयर, मतलब पहले नंबर पे ओ लेयर है, ओ के बाद ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। कहने का मतलब कि आपका ए के बाद बी है और बी के, ए और बी के बीच में ई है। बस यही एक आपको याद करना है टेक्निकल। अभी मैं टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा इसका। तो ये डिफरेंट लेयर हैं, जैसे ओ, ए, ई, बी, सी, डी लेयर्स। ईच लेयर हैज इट्स ओन फिजिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज। हर लेयर का अपना अपना प्रॉपर्टीज है। इन्हीं डिस्टिंक्ट लेयर को कंप्लीटली, मतलब कि सम टोटल को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब सभी लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आपका ओ लेयर। ओ का तात्पर्य क्या है यहां पे, ओ ये शॉर्ट फॉर्म है ऑर्गेनिक का। किसका है, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक होराइजन भी कहते हैं इसको। ओ लेयर को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन कहते हैं। सपोज दैट ये आपका सॉइल की एक हमने टुकड़ा ले लिया, ऊपरी वाला हिस्सा जहां पे हम रहते बसते हैं, एकदम ऊपरी वाले हिस्से पे जो भी हिस्सा है इसको हमने ओ लेयर कहा, यानी ऑर्गेनिक लेयर। उसके नीचे दूसरे नंबर पे जो लेयर है उसको ए लेयर कहा, या ए होराइजन। नेक्स्ट नंबर, तीसरे नंबर पे है ई होराइजन। चौथे नंबर को हमने बी होराइजन। नेक्स्ट पॉइंट आपका सी होराइजन। नेक्स्ट आपका डी होराइजन। इतने सारे होराइजन हैं, वो क्लियर। देखिए आपका ओ लेयर, ओ का मतलब ऑर्गेनिक होराइजन, ठीक। सरफेस लेयर ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर। ओ का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। सरफेस लेयर का मतलब कि जिसमें हम रहते बसते हैं, सबसे ऊपरी वाली लेयर को ओ लेयर कहा जाता है। ओ लेयर बना किसका होता है, यह ऑर्गेनिक कंपोनेंट, मतलब कि ह्यूमस का बना होता है। सबसे ज्यादा ह्यूमस कहां पे पाया जाएगा, ओ लेयर पे पाया जाएगा, ऊपरी वाली लेयर या सरफेस लेयर, ठीक। मे बी अनडिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज्ड एंड फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ओ लेयर है, अगर फुल्ली आपका डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको ह्यूमस कहेंगे। आधा तिहा अगर वो डिकम्पोज हुआ तो उसको हम कहेंगे पार्शियली डिकम्पोज्ड, या अनडिकम्पोज्ड भी हो सकता है। यानी कि पत्ता है तो पत्ता तो सॉइल के का कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो कोई भी पेड़ का पत्ता वो अनडिकम्पोज्ड है। जब वो आधा तिहा गल जाए तो आपका पार्शियली डिकम्पोज्ड है। और वो जो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है फुल्ली जब वो सड़ गल करके एक अलग डार्क कलर का एक अलग कंपोनेंट तैयार हो जाए तो उसी को कहा जाएगा ह्यूमस। तो ओ लेयर ऊपरी लेयर होती है, सरफेस लेयर होती है। ओ का मतलब ऑर्गेनिक होता है। ये बना किसका होता है, ह्यूमस क्वांटिटी सबसे ज्यादा इसी लेयर में होती है। नंबर 1, जैसे सॉइल में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपरी लेयर से, पहला ओ लेयर था तो नीचे जैसे जाएंगे, अब यहां से ए बी सी डी स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से याद करिए। तो पहले नंबर में आपका ओ लेयर है, दूसरे नंबर में आपका ए लेयर है, और ए के बाद बी नहीं है, ई आएगा। बस यही इतना खाली कंफ्यूजन है आपका। ऊपरी वाला ओ है और ए के बाद ई है, ए लेयर। ए लेयर में आपका मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी ह्यूमस दोनों पाए जाते हैं। ये जो दूसरे नंबर की लेयर है इसमें हमने मेंशन किया ऑर्गेनिक विद मिनरल, ठीक है, इसको ए होराइजन कहते हैं। ऑर्गेनिक विद मिनरल का मतलब कि कुछ आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर वाले से परकोलेट करके इस वाले में आकर के जमा हो गए, ए वाले में। ओ वाले से कुछ ऑर्गेनिक या ह्यूमस कंटेंट परकोलेट कर करके या ट्रांसलोकेट कर गए, ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, इसलिए यहां पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट कुछ आ गया नंबर 1 पे। प्लस सॉइल की जो अपनी कैरेक्टर है, जो मिनरल पहले से सॉइल में मौजूद थे वो मिनरल हो गया आपका। तो ए लेयर किसका बना होता है, ऑर्गेनिक और मिनरल दोनों इसमें पाए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ई लेयर है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ई फॉर क्या होता है? इलुविएशन। ई फॉर क्या होता है? इलुविएशन। इलुविएशन का मतलब ट्रांसलोकेशन। ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज चली जाती है उसको कहते हैं इलुविएशन। इलुविएशन को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जाना। नेक्स्ट वर्ड इसमें कभी कभी आएगा लीचिंग। लीचिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज चली जाए तो उसी को कभी इलुविएशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन को। कभी इसी ट्रांसलोकेशन को लीचिंग कहते हैं। तो ये लाइम, सिलिका, ह्यूमस ऊपर से नीचे की तरफ चली जाए तो एक ट्रांजिशनल जोन होता है, लेयर होता है। इस लेयर को इलुविएशन या ई लेयर भी कहते हैं। तो ए के बाद क्या है? ई लेयर है। ठीक है। तो ई होराइजन, ई का मतलब इलुविएटेड। इलुविएटेड का मतलब ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब लीचिंग, ऊपर से नीचे की तरफ कोई जाना तो एक ट्रांजिशन जोन हो गया ना। वेयर मिनरल्स एंड ह्यूमस हैव बीन लीच्ड आउट। देखिए लीच्ड आउट यानी ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज जाए तो उसको आपका ई लेयर कहेंगे। हो क्लियर? अब वही है, ए आ गया था, ई आ गया। अब आपको बी सी डी ऑनवर्ड यही आपको याद करना है, बस यही कंफ्यूजन था खाली। अब बी लेयर हो गया, बी होराइजन। बी का दूसरा नाम इल्यूविएशन है, आई फॉर इल्यूविएशन। यहां पे तो ई फॉर इल्यूविएशन था। इल्यूविएशन का मतलब लीचिंग, नीचे की तरफ जाना। ट्रांसलोकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जाना। ई फॉर नीचे जाना, ट्रांसलोकेट करना, ट्रांसफर होना। आई अगर लग जाता है तो इल्यूविएशन में तो इसको कहा जाएगा डिपोजिशन। आई अगर लग जाता है तो इसका मतलब डिपोजिशन होता है। तो बी होराइजन, इसको हम दूसरी भाषा में इल्यूविएशन भी कहते हैं। तो ये बी होराइजन को दैट इज इल्यूविएटेड लेयर। बी होराइजन क्या है? इल्यूविएटेड लेयर। आई फॉर इल्यूविएटेड लेयर। आई फॉर इल्यूविएटेड लेयर का मतलब डिपोजिशन। क्या है ये? डिपोजिशन है। तो डिपोजिशन ऑफ मिनरल बी लेयर में होता है। अकुमुलेट्स मिनरल दैट वॉश डाउन फ्रॉम एबव। जो भी ऊपर से मिनरल आ रहा है ट्रांसलोट होकर के, ये सारा का सारा यहां पे बी होराइजन में इल्यूविएट हो रहा है, मतलब डिपोजिशन हो रहा है। तो यहां पे एक वर्ड मैं यूज कर दूं, डिपोजिशन। क्या लिख देता हूं? डिपोजिशन, समझने के लिए। ठीक है। तो बी लेयर क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन कहां से हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, कोई चीज डिपोजिट होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका देखिए, ऑल्सो कॉल्ड सब सॉयल। बी लेयर को हम सब सॉयल भी बोलते हैं। ठीक। कॉन्टेंट सम ऑर्गेनिक मैटर। कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी बी लेयर में ऊपर से नीचे आ सकते हैं। कुछ मिनरल भी आ सकते हैं। जब ऊपर से नीचे कोई चीज आया तो दोनों हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। इन ह्यूमन रीजन इट बिकम हार्ड पैन। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं बी लेयर का ही खाली। ठीक है। सपोज दैट एक डायग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं बी लेयर का। मान लेते हैं कि ये सॉइल प्रोफाइल है या सॉइल का होराइजन है। ये आपका क्या है? ए लेयर है। ये आपका जो है ओ लेयर, ए लेयर। ए के बाद आपका ई है, ई के बाद आपका क्या है? बी है, बी है। देखिए बी लेयर में एक हार्ड पैन बन जाता कभी कभी। ठीक है। बी लेयर में ये जो हार्ड पैन बन गया बहुत कंपैक्ट होता है, हार्ड पैन। हार्ड पैन बनने का दो कारण है। अगर आपका वो एरियाज हैं यानी कि ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी कि रेनफॉल वाले एरियाज, जहां पे रेनफॉल इंटेंस होती है, जहां रेनफॉल इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वहां पे मिनरल और ह्यूमस आ करके एक लेयर बनाते हैं
पतली सी पट्टी या एक तरह से पपड़ी जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, ये पानी को नीचे नहीं जाने देगी फर्दर। हो गया क्लियर? और यहीं पे सारे आपके मिनरल जमा हो जा रहे हैं, सही, सारे ह्यूमस यहीं जमा हो रहे हैं बी लेयर में ही। इसको हार्ड पैन कहते हैं। ये कहां बनती है? जहां पे रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल के कारण लीचिंग हो रहा है। ये क्या है फेनोमेना? इलुविएशन। ये वाला इलुविएशन का मतलब ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेट हो रहा है मिनरल और ऑर्गेनिक कंपोनेंट आकर के बी होराइजन में जमा हो रहा है, जहां पे बहुत इंटेंस रेनफॉल होती है। एक मैप हो गया। दूसरा मैप आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं इसी लेयर में। देखिए आपका यहां पे कुछ इस तरह से कैपिलरी एक्शन हो रहा है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा, और कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ आकर के कैल्शियम या इस तरह के मिनरल आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जो मिनरल आकर के डिपॉजिट होंगे, ये ओनली डिजर्ट एरियाज या ड्राई रीजन में होता है, जहां बारिश कम होती है। डिजर्ट एरियाज या ड्राई एरियाज में आप देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन के द्वारा मिनरल्स यानी कि जैसे कैल्शियम एक्सेट्रा नीचे से ऊपर की तरफ आकर के एक हार्ड पैन बना देते हैं। अब सपोज दैट ये राजस्थान का डिजर्ट या ड्राई रीजन है, यहां पे डिजर्ट एरियाज में एक हार्ड पैन बना हुआ है। बारिश होने से पानी यहां तक जैसे पहुंचता है, तो ये पानी आसानी से नीचे नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि ये कैल्शियम का हार्ड पैन राजस्थान में बना हुआ है। तो ये हार्ड पैन पानी, जिसके कारण कुछ ही देर में वहां पे फ्लड आ जाता है। ये कंडीशंस हुई, ठीक है। उसी पॉइंट को मैंने यहां पे हार्ड पैन, इट बिकम हार्ड पैन इन ह्यूमिड रीजन। तो ह्यूमिड रीजन में हार्ड पैन ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज परकोलेट होकर के आता है तब बनता है, और डिजर्ट एरियाज में जो हार्ड पैन बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन की वजह से जाता है। यहां पे जो नीचे की तरफ गया इसको लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग। लीचिंग के कारण, और नीचे से ऊपर की तरफ जो गया उसको कैपिलरी एक्शन के कारण जा रहा है। बिकॉज ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम ए लेयर, ठीक है। यहां पे ए लेयर या ओ लेयर दोनों से भी मिनरल सारे के सारे ट्रांसफर होकर के यहां पे चले गए, लीचिंग हो गए, ठीक है। एक हार्ड पैन बन गया आपका। इन ड्राई रीजन कैल्शियम ट्रांसफर फ्रॉम सी लेयर, ये आपका सी लेयर था। क्या था? सी लेयर। अब सी लेयर से आपका, सी लेयर से कैल्शियम या इस तरह के मिनरल्स ऊपर की तरफ चले गए। एक पॉइंट, जो डीपली रूटेड ग्रासेस होते हैं या आपके प्लांट्स होते हैं डिजर्ट एरियाज में, उसके रूट्स यहां तक आते हैं, इस हार्ड पैन तक, और इन कैल्शियम को वो ले जाकर के यहां तक पहुंचा देते हैं ए लेयर तक। तो डीपली रूटेड प्लांट्स, डीपली रूटेड ग्रासेस इन डिजर्ट एरियाज इस होराइजन तक आते हैं। कहां तक? आपका हार्ड पैन तक आते हैं। और ये आपके राजस्थान में जो कैपिलरी एक्शन के कारण जो कैल्शियम ऊपर आकर के जमा हुआ, इसको फर्दर ऊपर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर बी होराइजन के क्वालिटी या कैरेक्टर्स हो गए। अब सी लेयर, सी लेयर ये है आपका पार्शियली वेदर्ड। पार्शियली वेदर्ड का मतलब कि आधा तिया ही वेदरिंग हुई, फुल्ली ये सॉइल में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो पाई है, बट ये प्रोसेस में है कन्वर्जन के, ठीक। उसको हम सी लेयर कहते हैं। तो देखिए, पार्शियली वेदर्ड रॉक फ्रॉम व्हिच सॉइल डेवलप, सॉइल जिससे बना है उसका आधा तिहाई हिस्सा ही आपका वेदरिंग हो पाया है। दूसरी भाषा में कहिए, यही लेयर ऊपर सॉइल को एक तरह से उसका खुराक के तौर पे कार्य करती है, कि नीचे से सॉइल वेदरिंग कर कर करके लूज मटेरियल पहुंचता रहता है, ठीक है। डी लेयर, डी लेयर का मतलब कि पेरेंट रॉक, ये आपका डी लेयर है, इसको पेरेंट रॉक कहते हैं। ये आपका कंप्लीटली रॉक की कंडीशंस में है, यहां वेदरिंग अभी स्टार्ट होने का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। तो पेरेंट रॉक अनवेदर्ड सॉलिड रॉक, इसलिए मैंने लिखा अनवेदर्ड सॉलिड रॉक है। ये अनवेदर्ड है, सॉलिड रॉक है, मतलब यहां पे वेदरिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए ये सॉइल की कैरेक्टर इसमें एकदम नहीं पाई जाती। सॉइल की कैरेक्टर कहीं भी
पाई जाएगी तो सी होराइजन या सी लेयर तक पाई जाएगी, बीनीथ द सॉइल लेयर। सॉइल लेयर हम कहां बता रहे हैं, यहां तक जहां पे पार्शियली वेदर्ड है इसी तक को हम सॉइल लेयर कह सकते हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर है इसको हम सॉइल लेयर नहीं कह सकते। हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, होराइजन का मतलब कि आपका लेयर, सॉइल की जो लेयर होती है अलग अलग कैरेक्टर थी, उसको होराइजन कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल का मतलब कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट होराइजंस विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस ऑफ दीज लेयर्स है। ठीक है, इन लेयर का अलग अलग जो क्रॉस सेक्शंस है अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से हम उसको आधारित करते हैं और उसको फिर विभाजित करते हैं। सॉइल प्रोफाइल के आधार पे हमने कई लेयर में या कई होराइजन में सॉइल को डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आपका ओ लेयर, ए लेयर, ई लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। ओ सबसे ऊपरी लेयर होती है, यह ऑर्गेनिक या ह्यूमस कंटेंट का बना होता है। यहाँ पे कुछ चीजें सड़ गल चुकी हैं, कुछ अभी गलने और सड़ने गलने वाली हैं और कुछ फुल्ली ह्यूमस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि सॉइल के इसलिए सपोर्टिव एलिमेंट्स के तौर पे कार्य करती हैं। इसको हम ऑर्गेनिक लेयर या ओ लेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ए लेयर है, ए होराइजन। यहाँ पे दोनों होता है, ऑर्गेनिक और मिनरल दोनों कंपोनेंट्स पाया जाता है ए लेयर में। तो एक ओ के नीचे जस्ट ए लेयर है। उसके बाद आपका इलुविएटेड लेयर है। इलुविएटेड का मतलब कि लीचिंग वाली लेयर, ट्रांसलोकेशन लेयर, ऊपर का मटेरियल नीचे की तरफ ले जाना, उसको आप इलुविएटेड कहते हैं। जिस तरह से समझ लीजिए ये इलुविएटेड वाला है तो ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है, ये आपका क्या है, ट्रांसलोकेशन लेयर। लीचिंग लेयर ये है आपका, ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, इलुविएटेड लेयर है ये। ठीक है, इलुविएटेड लेयर है ये। नेक्स्ट आपका बी लेयर है। बी का मतलब डिपोजिशन लेयर। डिपोजिशन यानी या आई फॉर इलुविएटेड, आई फॉर इलुविएटेड या डिपोजिशन लेयर। ऊपर का मलाई यानी मिनरल्स, ऑर्गेनिज्म जो भी है ऊपर से नीचे की तरफ आकर के बी लेयर में ही जमा होता है। तीसरे नंबर में जो सी लेयर है, बी लेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, हार्ड पैन बनता है। यह हार्ड पैन जहां बारिश ज्यादा होती है वहां से मिनरल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, और जहां पे आपका बारिश कम होती है यानी ड्राई एरियाज राजस्थान के, वहां से कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है सी होराइजन, ये पार्शियली वेदर्ड है बट ये सॉइल की लेयर में कैलकुलेट होती है। डी लेयर ये पेरेंट रॉक्स है, ये सॉइल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बट सॉइल के साथ ये जुड़ी हुई है क्योंकि ये आज नहीं कल को ये वेदर्ड होगी और ये आपका सी की जगह पहुंचेगी और सी की जगह ऊपर वाली ही ले लेगी और ऊपर वाला लेयर आपका इरोड होकर के चला जाएगा कहीं। तो इस तरह से रेगुलर सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है और सालों साल होता रहता है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन से हमने आपके सामने प्रस्तुत की, और हमारा इसी से संबंध में जो अगली क्लास होगी वो है आपका सॉइल टाइप्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन एंड सॉइल रिक्लेमेशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।